मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एंड जब भी आप लाइफ में कोई भी गोल डिसाइड करते हो और उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हो, तो उस गोल की तरफ जब भी आप अचीव करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एंड बहुत सारे फेल्यूर्स भी आते हैं। बट उनको अगर आप पॉजिटिवली लेते हो तो फेल्यूर्स आर नॉट रियल फेल्यूर्स, बट दे आर द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, कि जिससे आप बहुत सारे कुछ लर्न करते हो और इन्हीं चैलेंजेस को फेस करके एक दिन आप सफल हो जाते हो। तो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, जो CSR नेट अचीवर्स का सेशन है। एंड आज हमसे मिलने आई है अखिला, कि जो छत्तीसगढ़ से। तो आप सबका वेलकम है एंड अखिला आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, और सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से अखिला आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू, कि थैंक CSR नेट में यू। आपका इतना अच्छा रैंक आया और इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो हम बहुत खुश हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, अखिला हमारे इमोशन बैच की स्टूडेंट है। एंड इमोशन बैच के साथ साथ उन्होंने मतलब प्रिपरेशन किया और अच्छे से सारे टॉपिक को लर्न किया। यूट्यूब लाइव में ही ये पढ़ते थे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है हमारे अखिला कि जो इमोशन बैच में ही जी, पढ़ाई करते, अच्छे से टॉपिक को लर्न करते, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते। तो देखिए, आप इमोशन बैच में से ही एक स्टूडेंट आज हमारे साथ है कि जिसने इतना अच्छा रिजल्ट लाया है हमारे इस CSR एग्जाम में। तो सबसे पहले पूरे स्टूडेंट की तरफ से एंड हमारे पूरे IFS फैमिली की तरफ से अखिला आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और सबसे पहले कि मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे इमोशन बैच के हमारे स्टूडेंट हैं कि जो प्रिपरेशन कर रहे, लेकिन कभी कभी ठीक है। स्टूडेंट हमें ये बोलते हैं कि इमोशन बैच में सर टॉपिक कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जल्दी टॉपिक नहीं होता, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं सर, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, हम्म। क्योंकि बहुत बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो आप कम टाइम पे कवर करते हो, मुझे ऐसे लगता था। हम्म। क्योंकि उससे पहले जैसे मैंने रिकॉर्डेड लिया था, हाँ। तो वो रिकॉर्डेड के कंपैरिजन में भी आप रिकॉर्डेड में भी उतना ही डेडिकेशन से पढ़ाते हो और हम्म। इमोशन में भी उतना ही डेडिकेशन से करेक्ट। पढ़ाते तो सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे हम पढ़ने की बात करें तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम अगर पढ़ना चाहते हैं ना, तो हम कैसे भी करके कोई भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। सिर्फ आप रेडी होने चाहिए। मतलब अगर हो। जी, आपको सफल होना है तो सफलता की शुरुआत आपसे होती है कि आप रेडी हो जाइए पढ़ाई करने के लिए। और जैसे हम देखते हैं अखिला, जब भी हम प्रिपरेशन करते तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि उनको डर लगता है कि CSR में 13 यूनिट्स प्रिपेयर करने और एप्टीट्यूड भी करना है। तो क्या आपको ये सिलेबस इतना वास्ट नहीं लगा और आपको इसका हाँ डर सर, नहीं लगा? बिल्कुल लगा था, यस, कि ये कैसे बिल्कुल होगा? लगा था। मैं तो डर ही गई थी, जैसे शुरू में देखी यूनिट्स हाँ। इतने सारे, उसमें भी मेरे फील्ड के बहुत सारे बाहर भी थे। हम्म। अ, आपका आपका टॉपिक भी बहुत ऐसे मैंने कभी नहीं पढ़ा था बॉटनी हाँ। में, तो मुझे थोड़ा-सा डर था उसमें कैसे हम्म। करूँगी। पर धीरे-धीरे जैसे पढ़ने लग गई, हम्म। तो मुझे थोड़ा-सा फिर लगने लगा कि हाँ, एक यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट हो गया, फिर हम्म। थोड़ा-सा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। हाँ, करेक्ट। मतलब जब आप धीरे धीरे प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। ये बात मुझे अखिला आपकी बहुत अच्छी लगी कि स्टार्टिंग में जब आप सारी चीजें देखोगे एक साथ तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। जैसे स्टूडेंट जब CSR नेट की प्रिपरेशन करने आता है तो उसको यही दिखता है कि सिलेबस 13 यूनिट्स, एप्टीट्यूड, और उन यूनिट्स में भी इतने सारे टॉपिक्स, तो वो पहले से ही डर जाता है कि अब इतना सारा कब होगा। तो हाँ इसलिए सर, बिल्कुल। हाँ, तो एक साथ अगर आप देखोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट एक्चुअल में जब आप धीरे धीरे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, टॉपिक टू टॉपिक यूनिट वाइज प्रिपेयर करते हो, तो आपको कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर बहुत सिंपल है। करेक्ट। यस सर, और अखिला, यस सर। जैसे इस एग्जाम्स में आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की कि जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा रिजल्ट आया?
तो स्ट्रैटेजी तो यही थी कि जो भी पढ़ा है उस दिन का, हम्म रात को उसको रिवाइज़ करके सोना है। हम्म फिर सुबह नया टॉपिक, फिर उसको रिवाइज़ करना, फिर वीकली रिवाइज़ करना। हम्म वही था कि यस। पूरे वीक में क्या पढ़े वो। हाँ, ये बात मुझे रिवीजन इज़ बहुत द अच्छी की। लगी। करेक्ट अकेला, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सभी सक्सेसफुल स्टूडेंट की स्ट्रेटजी है कि टॉपिक को पढ़ना, उसके बाद उसका रिवीजन करना, डेली के डेली प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस की, वीकली टॉपिक का रिवाइज करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और जितना ज्यादा आप खुद का सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो उतना ज्यादा करना, ताकि जितनी ज्यादा सेल्फ एनालिसिस होती है उतनी क्लियरिटी आती है कि कौन से टॉपिक हमारे फेवरेट है, कौन से टॉपिक हमें अच्छे से आते हैं। करेक्ट। यस सर, यस। तो बिल्कुल सही है। ये बेस्ट वे है जिससे आप पढ़ सकते हो। मतलब बेस्ट वे में तीन ही चीजें आती है। एक तो नोट्स रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, नोट्स का कंटिन्यूस रिवीजन, एंड क्वेश्चंस की कंटिन्यूस प्रैक्टिस, एंड इन तीनों का सेल्फ एनालिसिस कि आपको कितना अच्छे से आ रहा है। करेक्ट। तो इससे यस सर। कोई भी स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है और आता ही है, क्योंकि सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट यही स्ट्रेटजी यूज करके उनको सक्सेस मिलता है। अब अकेला, बहुत बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो क्या आपने भी टाइम टेबल बनाया था क्या? यस। तो बनाया बनाया तो था, हाँ लेकिन कभी 100% टाइम टेबल फॉलो नहीं हाँ हो पाता है। यस। और थोड़ा बहुत वो ऊपर-नीचे होगा ही होगा। करेक्ट। पर इसका मतलब ये नहीं है डिमोटिवेट होके फिर अगले दिन नहीं पढ़ रहे। हम्म। तो फिर कोशिश करना है कि टाइम टेबल फिर से थोड़ा मैच कर पाए, करेक्ट। और रिग्रेट नहीं करके अगर एक दिन मिस हो गया तो दूसरे दिन कोप करने की कोशिश हम्म। करना, वही है। यस। तो ये अकेला, मुझे आपको बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट कि देखिए टाइम टेबल तो हम बनाते हैं क्योंकि उससे हमें शेड्यूल और हमारा जो डेली का वर्कआउट जो है, जितना आप पढ़ाई करने वाले वो तो फिक्स होता है। बट कभी भी टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं हुआ तो कभी नर्वस नहीं होना है, या कभी बुरा इतना मन को लगा के नहीं लेना है कि आज नहीं हुआ पढ़ाई, इससे दूसरे दिन की पढ़ाई अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे दिन समान नहीं होते। कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी आपका पढ़ाई बहुत अच्छा होगा, कभी आपका बहुत कम होगा, कभी होगा ही नहीं। ये हमारे माइंड के स्टेट के ऊपर होता है, क्योंकि हमारे माइंड हमेशा चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है। इसलिए हुआ तो भी ज्यादा खुश नहीं होना है, और नहीं हुआ तो ज्यादा दुखी नहीं होना है। करेक्ट। तो खुद को स्टेबल यस सर। मेंटेन करना है। अगर हुआ तो बेस्ट है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, कल और अच्छे से हो यस सर। जाएगा। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, और पढ़ाई करते रहना है। करेक्ट अखिला? जी सर। यस सर, बिल्कुल सही अखिला, है। मुझे एक क्वेश्चन है कि जब आप, क्योंकि आपने रिकॉर्डेड कोर्स तो पहले लिया था लेकिन उससे तो आपका ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ था। करेक्ट। यस सर, नहीं हुआ। मोस्ट सारा प्रिपरेशन आपका जो हुआ वो इमोशन बैच में हुआ, सही है? यस सर। तो हाँ, मुझे आप बिल्कुल बताइए सही है। कि जब भी प्रिपरेशन हम करते हैं, एंड मोस्टली आपने सारा प्रिपरेशन घर पे बैठ के किया है, मतलब घर हाँ के सर। एनवायरनमेंट में किया है। एंड स्टूडेंट तो ऐसा बोलते हैं, हमने सुना है ऐसा, कि घर पे तो एनवायरनमेंट ही नहीं होता, घर पे तो डिस्टर्बेंस से ज्यादा होते। हाँ, घर वाले तो हमें बहुत सारे काम लगा देते। हाँ, तो घर पे प्रिपरेशन होता ही नहीं है, और आप बोल रहे हो हमने घर पे पढ़ाई की। तो मतलब आपने घर पे कैसे पढ़ाई की? बाकी स्टूडेंट की तो पढ़ाई नहीं हो रही घर पे। तो थोड़ा आइसोलेट करना पड़ता है, अपने हाँ। अपना एक एरिया, पढ़ने का एरिया बना के, हम नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए करके। हम्म वैसे इन्वायरमेंट बना के ही पढ़ते थे, और घर वाले भी बहुत सपोर्टिव थे। हम्म और बीइंग ए सिंगल चाइल्ड, कोई भाई-बहन तो है नहीं मेरा, हाँ। तो वो एक प्लस पॉइंट था कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं था। यस यस। तो मतलब ये मुझे मुझे बात बहुत अच्छी लगी अकेला की, कि देखो सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। एंड दूसरा है कि घर वाले आपके पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, वो तो खुद ही चाहते कि आप पढ़ो। हाँ, तो आपको वो उल्टा सपोर्ट करते तो आप। और तीसरा, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी अखिल आपकी, कि एनवायरनमेंट खुद को प्रिपेयर करना होता है। अगर आप यस उस सर, एनवायरनमेंट को बिल्कुल। क्रिएट करते हो तो उस एनवायरनमेंट में आपको खुद को ही मोटिवेशन आता है, और वो एनवायरनमेंट आपका ही होता है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होती है, बहुत अच्छे से रिवीजन भी होती है। एंड दूसरा कि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि आप घर पे हो, आपको कोई अदर डिस्टर्बेंसेस नहीं है, अदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। करेक्ट। तो इसलिए यस सर।
आप घर पर हो तो भी घर पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। करेक्ट? जी सर, यस। और एकदम एब्सोल्युटली। हाँ, और जैसे अकेला हम बोलते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां, कभी कभी प्रॉब्लम्स, कभी कभी डिफिकल्टीज इतने ज्यादा आते हैं, तो ये परिस्थितियां हमें अंदर से तोड़ देती है, और उन परिस्थिति में हम बहुत निगेटिव हो जाते हैं और हम बहुत डर जाते हैं, और ऐसी परिस्थिति आई तो हमारा पढ़ाई पे मन भी नहीं लगता। लेकिन ऐसा कहते हैं कि यही परिस्थितियां होती है जो डिफिकल्ट सिचुएशन आपको अंदर से मजबूत भी बनाते, एंड वही मजबूती के कारण आप आगे जाके सफल होते हो। तो क्या आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे क्या, या ऐसे कठिन परिस्थिति आई थी क्या कि जिसमें आपको लगा हो कि अब नहीं होगा, अब बहुत डिफिकल्ट है, हाँ, मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं अब क्या करूं? हुआ था कैसे? ऐसा वही जब दिसंबर का एग्जाम दी थी मैं, हाँ। लास्ट ईयर 2023 का। हाँ। तो उसका जब रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे भी लग रहा था कि कुछ दिन नहीं पढ़ती हूँ। फिर मैं बैठ भी गई थी, लाइक जनवरी पूरा नहीं पढ़ी थी। हम्म। फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, एक हाँ। और अच्छे से कोशिश करना है। फिर पढ़ना चालू किया फिर से, यस। एकदम फ्रेशली, फिर अच्छे से। तो ये नेचुरल है, मतलब ये सबको लगता है। जी, जब भी कभी हम प्रिपरेशन करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, तो कभी कभी ऐसा लगेगा, कभी डिफिकल्ट लगता है, कभी ऐसा माइंड में नेगेटिव थॉट्स तो आते रहते हैं, बट आपको उसको ओवरकम करना है। अगर आप उसी में रहोगे तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। करेक्ट? क्योंकि हम यस सोचते सर, रहते, ओवर थिंकिंग होता है, और उस वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। करेक्ट? और यस सर। यस। तो जैसे अकेला बहुत बार, मतलब हम ऐसा देखते हैं ना कि, मतलब अगर आप घर पे भी बैठे हो या आप कभी हॉस्टल्स में हो या कॉलेज में हो, सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पढ़ाई में। या तो यस वो सर। आपको सक्सेसफुल भी बना सकता है, या तो वो आपको पूरा फेल भी कर सकता है। मतलब डिस्ट्रैक्शंस होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आज के लाइफ में, स्टूडेंट के लाइफ में। तो क्या आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ पढ़ाई के टाइम पे? क्योंकि हमने सुना है कि यूट्यूब पे तो क्लास करने से बढ़िया बहुत सारी चीजें भी, और मूवीज देख सकते हैं, गाने देख सकते हैं। हाँ, तो इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, फिर भी आप इमोशन बैच में कैसे पढ़ रहे थे फिर? आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ? तब बिल्कुल लगता था, किसी-किसी दिन ऐसी 2 मिनट देख लूँ करके फ़ोन पकड़े, फिर रील देखते चले गए। हाँ। तो ऐसे हुआ था, फिर वो गलतियाँ एक्नॉलेज किया कि हाँ, ये हो हम्म। रहा है, इसके वजह से मेरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। यस। फिर फ़ोन जो है साइलेंट पे रख के, कॉर्नर पे फेंक के फिर पढ़ना है, ऐसा टाइप का। हाँ। फिर मैंने सेटअप करेक्ट। तो मतलब किया है। देखिए, खुद को ही संभलना है इससे, क्योंकि आपको खुद को जी सर। पता होता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। और दूसरा है कि टाइम इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अकेला ऐसा कहते हैं कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको और समय दे सके। टाइम बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है। आप चाहे वो पढ़ाई का टाइम देखो या आप एग्जाम का टाइम देखो, एंड जितना ज्यादा प्रिपरेशन होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा, और उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर टाइम आप ऐसे अच्छा। वेस्ट करोगे, सोशल मीडिया हो या बाकी चीजें हो, तो उसमें टाइम वेस्ट होने के बाद पढ़ाई कब करोगे? क्योंकि पढ़ाई को उतना ही टाइम लगने वाला है। और इवन मुझे तो लगता है अकेला ज्यादा टाइम लगता है ना 13 यूनिट्स करने में, और एप्टीट्यूड करने बहुत में टाइम लग बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, टॉपिक्स को पढ़ने में। तो आप अगर बाकी चीजों में टाइम लगाओगे, वहां पे टाइम टाइम अगर जाएगा, वेस्ट होगा, तो फिर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बचेगा। एंड यही एक मेजर रीजन होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। क्यों? जी सर। क्योंकि उनका टाइम उस जगह पे गया जो कि वेस्ट था, एंड उनको बाद में रियलाइज होता है कि मैं अगर पढ़ाई पे फोकस करता, अच्छे से पढ़ाई करता, तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आता। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट यस बोलते सर। भी है। इसलिए अभी अखिला ने जो बात बोली वो बहुत अच्छी बात है, कि आपको खुद को सेल्फ डिसिप्लिन होना है कि मुझे कहां पे फोकस करना है, मेरा टाइम कहां पे जाना चाहिए, मेरा टाइम पूरा प्रोडक्टिव है, और वो प्रोडक्टिव टाइम हमेशा उसी पे जाना चाहिए जिससे मेरा रिजल्ट आएगा, ना कि इससे कि जिससे मेरा रिजल्ट नहीं आ सकता। एंड ये अगर जान ले ना, अगर ये पॉइंट पे अगर फोकस करे ना, तो स्टूडेंट का 90% टाइम सारा बच जाएगा। करेक्ट? जी सर। और यस सर। रिजल्ट तो देखिए, आपको जितना आप फोकस्ड रहोगे,
जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, पेशेंस रहोगे और उसके साथ साथ डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट आपका आएगा। करेक्ट। तो अखिला, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट है जो इमोशन बैच के भी है, लाइव क्लास के भी है, रिकॉर्डेड कोर्स के भी है, और अब 2 महीने बाद मोस्टली एग्जाम होगा, सपोज दिसंबर के एंडिंग में या जनवरी में, तो अब अराउंड 60 डेज बाकी है। तो आप उन 60 डेज में स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहोगे कि जिससे उनका रिजल्ट आपकी तरह इतना अच्छा रिजल्ट आए? तो उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज और डोंट्स? डूज़ तो सर यही रहेगा कि सुबह उठ के प्रॉपर्ली फ्रेश माइंड के साथ बैठना है और जितना हो सके उतना पढ़ना है और पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड। करेक्ट। फिर आपका इमोशन बैच में तो आप प्रॉपर माइंड मैप्स वगैरह आप खुद ही प्रोवाइड कर देते हो, तो उसको बार-बार देखना रहता है, तो उसको देखते रहना है। फिर रात को रिवीजन, फिर दूसरे दिन नया टॉपिक, ऐसे करते-करते जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को एक बार और अच्छे से रिवाइज़ करना होगा। यही है सर। करेक्ट। और थोड़ा फ़ोन अवॉइड करेंगे तो फिर हाँ, सारी चीज़ें अपने आप होने लगेगा। करेक्ट, डिस्ट्रैक्शन से बचे। और यस सर, डोंट्स, डोंट्स डिस्ट्रैक्शन से। बताइए पहले, डोंट्स, डोंट्स इंपॉर्टेंट है। डोंट्स तो यही है कि फ़ोन ज़्यादा एकदम रील या फिर ऐसी हाँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव उतना ना रहे टाइम वेस्ट ना और करे। टाइम वेस्ट ना करें। यस, और क्योंकि सी, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है 60 डेज़ उसमें हाँ, काफ़ी कुछ कवर हो सकता है। करेक्ट। और 60 डेज में फाइनल रिजल्ट भी क्या होता है कि एक्चुअल पढ़ाई सारी पहले ही होती है 60 डेज में, एग्जाम से पहले के यस, 2 महीने होते हैं, उसी में सारी पढ़ाई हो जाती है। करेक्ट। तो यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट ना करे, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करे, प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान दे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे, रिविजन्स करे बार बार। और अखिला, जैसे कि आईएफएस में हम देखते हैं कि इमोशन बैच के साथ साथ एग्जाम मैपिंग के सेशंस होते हैं, अंतिम वार के सेशंस होते हैं, एप्टीट्यूड का भी अंतिम वार होता है, तो क्या इनका बेनिफिट होता है क्या फाइनल एग्जाम में? बहुत सर, बहुत होता है मतलब कुछ क्वेश्चन्स आप लोग ऐसे बोलते थे कि हाँ, ये आएगा ही आएगा हम्म। और वो दिखा है क्वेश्चन्स में। हाँ। ऐसा मतलब वो अगर हम लोग 4 घंटा बहुत ज़्यादा है सोचते, हम्म। तो आज तो नहीं क्लियर हो पाता। तो बिल्कुल, यस, मतलब आप अगर, और ये फाइनल रिवीजन सेशंस होते हैं वो आपके पढ़ाई को बूस्ट कर देते, बूस्ट क्योंकि करते हैं। अपने यस आप सर, रिवीजन हो रही है, टीचर खुद आके रिवीजन कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। जो चीज बहुत हमें बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम घर पे बैठ के रिवीजन करना चाहते हैं तो हमें बहुत बोरिंग लगता है और बार बार पढ़ने का मन भी नहीं करता और वो कंसंट्रेशन भी नहीं बैठता, लेकिन टीचर खुद आके पूरा टॉपिक रिवाइज करवाते, उसके क्वेश्चंस भी रिवाइज करवाते, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते, हाँ, थोड़ा हंसाते भी है, एंजॉय भी करवाते, ताकि स्ट्रेस भी ना आए, थोड़ा टेंशन भी ना आए। तो इससे तो पूरा ओवरऑल पढ़ाई भी हो जाता है और हम रिलैक्स रहते। करेक्ट। तो यस, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं हमारे एग्जाम मैपिंग सेशंस के भी राह देखते, मतलब अभी से स्टार्ट है कि एग्जाम मैपिंग कब स्टार्ट होने वाला है, अभी तो एग्जाम का भी डेट भी नहीं आया। तो इसलिए जैसे, और देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है अकेला कि ये एग्जाम मैपिंग के सेशन पे डिपेंड रहते। बहुत डिपेंडेंट हाँ, ये खुद, मैं भी बहुत डिपेंडेंट थी। हाँ, वो ऐसे आता था, हाँ, अब आ गया नया एपिसोड आ रहा है, हाँ। पढ़ना है करके तो इसलिए रहता ये था। हमेशा याद रखना है, देखो खुद को तो पढ़ाई करनी है, खुद की रिवीजन करनी है, और फिर एग्जाम मैपिंग करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। हम तो आपके लिए हमेशा ही एग्जाम मैपिंग लेके आएंगे ही, हम हमेशा ही रिवीजन करवाएंगे, बट आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है ताकि आपको एग्जाम मैपिंग और अच्छे से समझ में आए। यस। और बहुत बार अकेला हम देखते हैं कि जब भी हम एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो कोई भी टॉपिक को थोरली अंडरस्टैंड करना, उसके टॉपिक के नोट्स बनाना, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, संडे टेस्ट देना या मॉक टेस्ट देना, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो क्या आपने जब टॉपिक का प्रिपरेशन किया था तो सारे टॉपिक का प्रिपरेशन किया था आपने, सारे यूनिट्स किए थे या कुछ मेन मेन यूनिट्स किए थे जो आपको अच्छे लगते? तो मेन यूनिट्स ही किए थे, कुछ यूनिट्स पूरा नहीं छूटा है। हाँ। जैसे आप लोग मैपिंग सीरीज पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो करा ही देते थे हम्म। सारे यूनिट से, तो वो कवर किया, पर कुछ यूनिट्स ना कंप्लीट नहीं हो पाया था। अच्छा। जो हाँ, जो थोड़ा बहुत 70% अगर एक-एक यूनिट से भी कर लो, 50% अब कुछ नहीं हो पा रहा है तो 50% कर लो, हम्म। तो भी ठीक है।
यस। कंप्लीट करना है करके पूरा ही नहीं हो रहा है तो और दिक्कत है। उससे अच्छा एक जो अच्छा लग रहा है उसको बहुत कंप्लीट पढ़ना, और जो थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है नहीं हो पाएगा उसको छोड़ के फिर दूसरा टॉपिक कर लेना है ऐसे करके, हाँ, तो ये अकेला ऐसा। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखो सबको सब नहीं आता है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 13 यूनिट्स भी 100% करो और एप्टीट्यूड भी 100% करो। एंड इसलिए जैसे अकेला बोल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली उसने। आप देखिए कि जो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है उसको बहुत अच्छे से करो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जो वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट को अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो भी चलेगा, लेकिन वीक मत रखो, उसको पढ़ के तो रखो, एटलीस्ट बी पार्ट में काम आ जाए। कभी सी पार्ट में ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन निकल जाए। ऐसे भी तो होता है ना कि जो हमने पढ़ा था हमें पता नहीं था, लेकिन वो क्वेश्चन में काम आ गया इंफॉर्मेशन। यस। तो बट इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस नहीं लेना है कि सब करना है, क्योंकि सब करना डिफिकल्ट है, सब करना पॉसिबल नहीं होता। बट हर यूनिट का फेवरेट पॉइंट्स पढ़ो, जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं वो अच्छे से करो, और जो टॉपिक नहीं आते बस पढ़ के रखो। बी पार्ट में या सी पार्ट में कभी काम आए तो आए, अगर आज नहीं काम आए तो कभी इंटरव्यू में काम आ जाएंगे। हाँ, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, नॉलेज हमेशा काम आता है, बस आपको रेडी रहना चाहिए सिचुएशंस के लिए। यस। यस सर, हाँ। बिल्कुल सही और बोल रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम ये देखें कि अखिला, जब भी हम प्रिपरेशन करते तो प्रिपरेशन के टाइम पे जितना रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग कर रहे, जितना टॉपिक को पढ़ रहे, इससे ज्यादा मेजर वेटेज जो होता है कि आप टॉपिक के रिविजन्स कितना कर रहे और रिविजन्स कितना अच्छा करें, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जो रिजल्ट आता है वो रिविजन्स डिसाइड करते। तो आपने रिविजन्स में से कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की थी कि जो आपको फाइनल एग्जाम में इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ? तो वही कि रात को सोने से पहले फिर एक बार वीकली वंस कर लेना, जो पूरे वीक में हाँ। पढ़े हैं उसको एक बार पढ़ लेना। हम्म। फिर आप रिवीजन कराते ही है, लास्ट हम्म। अंतिम बार में तो पूरा रिवीजन अच्छे से होता है। हाँ। तो वो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में वो सब याद आता है, एक-एक पॉइंट याद आता हम्म। है कि ये ऐसे हँसा के सर इसका आंसर बताए थे, हम्म। फिर वो तुरंत कर लिए तो वो बहुत हेल्प हुआ था। यस, तो मतलब रिविजन्स आप कंटिन्यूअसली मेंटेन कीजिए, डेली टॉपिक का रिवीजन, जो आपको दिन भर जितना किया है उतना रिवीजन डेली का कीजिए सोने से पहले। और दूसरा है कि आपको हर टॉपिक का क्वेश्चंस का रिवीजन भी करना है। क्या आपने भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे अकेला? यस सर, हाँ, तो किए शॉर्ट थे। नोट्स कीजिए, और शॉर्ट नोट्स का फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ फाइनल एग्जाम में? हाँ सर, रिवीजन करते टाइम तो हेल्प हुआ ही, हम्म। और उसके बाद फाइनल में पूरा एक बार जब पढ़ना है तो उस टाइम पे भी शॉर्ट होने की वजह से, माइंड मैप्स के वजह से बहुत आसान पड़ा रिवाइज हम्म। करना टॉपिक। तो शॉर्ट नोट से क्लियरिटी आती है, टॉपिक के छोटे छोटे पॉइंट्स भी समझ में आते हैं अच्छे से, एंड खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। वो शॉर्ट नोट फिर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सामने रखो आपको सब याद आ जाएगा, क्योंकि आपने लिखे हुए पॉइंट से, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, फिर बाद में वो अपने आप समझ में आते। और सबसे इंपॉर्टेंट अखिला, कि जैसे हम इस बार का एग्जाम देखे तो बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए थे इस पेपर से। वो बोल रहे थे कि ये पेपर बहुत डिफिकल्ट था, इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ये पेपर एग्जाम कैसे लगा? सर हॉनेस्टली तो हार्ड ही लगा था, क्योंकि हाँ। बहुत ज़्यादा एप्लाइड क्वेश्चंस थे। अच्छा। पर आप लोग जैसे स्ट्रैटेजी बताए थे कि एकदम आंसर नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से करो, हम्म। कि आपको टॉपिक्स तो आप सारे ही पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा कि कौन-सा हम्म। ऐसा है जो नहीं हो सकता बिल्कुल आंसर। हम्म। तो कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेशन से बने, कुछ एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस तो रिवीजन से ही बने हैं, जो टॉपिक्स है वो पढ़े थे उससे हम्म। आया है क्वेश्चन। और बहुत हार्ड भी नहीं था, पर हम्म। हाँ, ये एप्लाइड तो था, थोड़ा अलग था पहले के टाइम से हाँ, इस मतलब बार। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर था, और बड़े क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। तो फिर हाँ, अखिल, आप ऐसा कहते हैं कि अगर आपको मोती चाहिए तो आप अगर समुंदर के किनारे पे रुके हुए तो आपके पास मोती अपने आप चल के नहीं आएंगे। आपको मोती चाहिए तो आपको समुंदर में जाके उनको ढूंढना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उनको सर्च करना पड़ेगा, तब आपको मोती मिलेंगे, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वैसे ही सी पार्ट भी है, सी पार्ट में 75 क्वेश्चन है, बट आपको ढूंढने 25 है, सिलेक्शन 25 का करना है। तो फिर आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसे करते थे?
सर टॉपिक वाइज़ देखती थी, जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे, हम्म, उसके पास तुरंत-तुरंत गई और जो नहीं आ रहा है उसको तुरंत स्किप करूँ। हम्म, एक बार 2-3 बार ऐसे देखना रहता है ना क्वेश्चन्स को, तो कम से कम 2 बार मैं रिपीट की क्वेश्चन्स को देखना। हाँ, तो पहली बार में तो जो समझ में नहीं आ रहा है, जो बहुत टाइम टेकिंग होगा, उसको मैं पहले राउंड पे छोड़ दी थी। हम्म, और जो एक बार सोचूँगी तो समझ आ जाएगा, आंसर कर सकती हूँ, हम्म, तो उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू पे रखा था। हम्म, और बाकी जो क्वेश्चन्स बन रहे उसको तुरंत बना दिया। हम्म, तो फिर दोबारा वाले राउंड पे फिर मैंने थोड़ा-सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन्स रखे थे, हम्म। जिसपे थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो फिर उस राउंड पे वैसे करके 25 क्वेश्चन्स हाँ, बन तो ये गया सबसे लास्ट बेस्ट वे सेक्शन। है। मतलब अकेला जो आपने बोला, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपको पहले राउंड में ही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपके क्वेश्चन छुपे हुए हैं और आपको उनको ढूंढना है और उन्हीं को टारगेट करना है। और देखिए, दो चीजें, जो अननेसेसरी है उसको इग्नोर करो और जो रिक्वायर्ड है उसको फाइंड करो। और जब आप ऐसी करते हो तो आपको एक नई राउंड में तो दूसरे तीसरे राउंड में अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाते। और इसमें अखिला ने जो बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस, कि आप में ये पेशेंस होना चाहिए कि जब तक क्वेश्चन नहीं मिलता ढूंढते रहना है। करेक्ट। ढूँढते रहे। बट नाराज नहीं होना है कि बड़े क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मेरा नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है कि आप अगर जल्दी पेशेंस खोलोगे तो आपको सिंपल पेपर भी डिफिकल्ट नजर आएगा। और अगर आप पेशेंस फुल रखते हो, कूल रहते हो, काम रहते हो और बिलीव करते हो खुद के ऊपर, तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ऐसा ही हुआ ना अकेला? यस सर, यस। बिल्कुल, ऐसे और ही हुआ। क्या आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा था इस पेपर में? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ। यस सर। क्या आपको भी ज्यादा मेरा टाइम भी लगा? थोड़ा-सा ना एप्टीट्यूड जो है उस पे ज़्यादा टाइम लग गया था। अच्छा। मैं 20 मिनट्स प्लान करके गई थी हम्म। और वो ऑलमोस्ट 35 मिनट्स लग गए थे वहाँ पे। वाह, और तो आपने फिर कितने मुझे क्वेश्चन किए थे एप्टीट्यूड के? एप्टीट्यूड के मैंने 18 क्वेश्चंस किए थे सर। वाह। सॉरी 15 का होता है हाँ, शायद। तो 15 का। हाँ, 15 में 13 या कुछ किया था, 2 क्वेश्चन छूटे अच्छा, थे। 13 क्वेश्चन किए थे। वाह। जी। और बी और सी पार्ट में कितना टाइम लगा फिर? फिर बी और सी में मैं 1-1 घंटा डिवाइड कर ली थी हम्म, कि जो है लास्ट आधा घंटा बचाऊँगी एक बार हम्म, चेक करने के लिए। तो बी में 1 घंटा, फिर सी में 1 घंटा, फिर उसमें कुछ क्वेश्चन्स नहीं मिले थे, हम्म। तो फिर वो जो बचे हुए आधे घंटे में फिर वापस मैंने सी सेक्शन पे ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया था। वाह। तो मतलब देखिए, बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि तीनों पार्ट को मेंटेन करना बहुत मतलब क्रिटिकल होता है। और तीनों पार्ट को मेंटेन करना भी बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि रिजल्ट में तीनों पार्ट मेजर रोल प्ले करते हैं। लाइफ साइंस में कैसे होता है कि बहुत बार स्टूडेंट ऐसा लगता है कि बी और सी पार्ट अच्छे से करो और ए पार्ट नहीं हुआ तो भी चलेगा। बट एक्चुअल में ए पार्ट क्रिटिकल होता है, ए पार्ट बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। ए पार्ट की वजह से आपका रिजल्ट भी डिसाइड होता है, आपकी रैंक भी डिसाइड होती है। करेक्ट। तो जी सर। तीनों को मेंटेन करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करते हुए बहुत बार, जब भी हम सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते हैं घर पे बैठ के, तो सेल्फ स्टडी में कभी कभी बहुत बार ऐसा लगता है अकेला कि मेरे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, टॉपिक में डाउट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो और बहुत डिप्रेशन आ जाता है कि मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, और फिर हम नर्वस हो जाते। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता था? हाँ सर, होता था। जैसे एग्ज़ाम मैपिंग में सुबह होता था क्वेश्चन हम्म। सीरीज़, तो कुछ-कुछ क्वेश्चन्स ऐसे एकदम नए लगते थे कि ये तो कहाँ से आ गए, ये समझ हाँ। में नहीं आ रहा है। फिर वापस आप उस टॉपिक को एक अपॉर्च्युनिटी मिला कि आप उस टॉपिक को एक बार देख सकते हो, क्वेश्चंस पे हम्म, दिख गया तो। तो ऐसे करके फिर वापस उस टॉपिक पे जाके कहाँ मिस हो गया, ये शायद नहीं पढ़ा है तो इसको कवर कर लेना चाहिए, शायद इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम्म। वो वापस फिर पढ़ते थे। यस। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि अगर, क्यों देखो, हमेशा ही आप जितना प्रिपरेशन करोगे उतना अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चंस कभी कभी नहीं होते सही, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको आपको समझना पड़ता है कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, इसमें ऐसा क्या है कि जो मुझे अभी नहीं आ रहा है। तो अगर इन मिस्टेक्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रांगली आप करोगे तो आपको खुद क्वेश्चंस के लॉजिक समझ में आते हैं। क्योंकि
जैसे अकेला हम बोलते हैं ना कि जब आप कोई एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस एग्जाम की आत्मा समझो कि वो एग्जाम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उस एग्जाम को आपसे क्या चाहिए। तो एग्जाम को समझने के लिए एग्जाम के पीवाईक्यूज होते हैं, वो उसके आत्मा होती है। और जितना आप उसको समझते हो उतना आपको ये समझ में आता है कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर करोगे तो आप कोई भी एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। तो क्या आपने भी वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे पीवाईक्यू सीएसआर के? यस सर, यस। और वो बिल्कुल कहाँ से किए थे किए थे? वो। तो वो 23 इयर्स का वो बुक जो अच्छा। आया था आईएफएस का, उसको हम्म, मैंने ले लिया था, क्योंकि काफी अच्छा है, सारा एक जगह हाँ। टॉपिक वाइज मिल जा रहा है। तो फिर टॉपिक वाइज उसको फिर सॉल्व करते भी गए, जैसे ये जो टॉपिक हो गया पढ़ना, उस टॉपिक को विथ तुरंत से। एक्सप्लेनेशन का बुक है। और इसका बेनिफिट हुआ आपको फाइनल एग्जाम में? यस सर, बिल्कुल हुआ यस। था। और आपके क्लियरिटी भी हुई होगी हर क्वेश्चन के आंसर्स को कैसे दिया जाता है, हाँ, यस क्वेश्चन में सर। क्या पूछा जाता है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि एक्चुअल में डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। अगर आप उन पैटर्न को लर्न करो तो आपको एग्जाम बहुत सिंपल लगेगी। जैसे यस सीएसआर के सर, एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, वो उनके अलग पैटर्न होता है, गेट के क्वेश्चन अलग होते हैं, डीबीटी के, बार्क के क्वेश्चन अलग होते हैं। बात करेक्ट। कह रहे। तो इन पैटर्न्स को समझने के लिए उनके पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। और अखिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि उन्होंने जितना प्रिपरेशन किया है, जैसे उन्होंने टॉपिक्स पढ़े तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस कैसे करते थे कि आपको कितना टॉपिक समझ में आया, कैसे चेक करते थे? तो वो बिना देखे पहले आंसर करने की कोशिश करना, पहले आंसर करने के बाद एक बार तुरंत फिर उसके बाद चेक रिकॉलिंग करना, करना, फिर रिकॉल करना रिकॉल टॉपिक को। करना। हाँ, यस। फिर वो जहाँ गलती हुआ है उसको ध्यान रखना, आगे नहीं करना है करके। करेक्ट। और क्वेश्चन तो प्रैक्टिस सोचना। करना बहुत सारी। क्योंकि कर- जब आप संडे टेस्ट देते हो या क्वेश्चंस लगाते हो तो आपको रिकॉल हो जाता है कि हाँ, इस टॉपिक में ये पूछा है और इस टॉपिक में फिर इसका आंसर ये होगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है कि आप लर्न करने के बाद रिकॉल करो, आपको कितना आ रहा है, आपको कितना याद रहा, और आप उसको प्रोसेस करो। और सबसे अच्छे लर्निंग, अकेला हम ये भी बोलते हैं कि जब आप कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि वो एक्टिव लर्निंग का पार्ट होता है। तो अगर जितना अच्छे से आप एक्टिव लर्निंग करोगे, आप कभी टॉपिक भूल नहीं सकते। करेक्ट। Yes, sir. तो बहुत सारे स्टूडेंट किसी को एक्सप्लेन करते, फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करते, तो उससे टॉपिक और अच्छे से क्लियर होता है। तो ये भी मेथड आप यूज कर सकते, एक्सप्लेन करना और एक्टिव रिकॉल मेथड को यूज करना। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट है अकेला कि जो अपने प्रिपरेशन को एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट करते, एक अपने खुद के नोट्स बनाते हैं कि जो आप उनको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। तो क्या आपने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे? यस सर, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया यस। था साइमल्टेनियसली, जैसे पढ़ रहे हम्म, फिर पढ़ते साथ साथ उसके साथ नोट्स बनाती थी। फिर हम्म, हो सके जितना प्रिसाइज में लिख सके उतना प्रिसाइज लिखने की कोशिश करती थी। हम्म, अगर उसके बाद जब पढ़ते थे तो फिर वो और अच्छे से क्लियर होता था एक बार और पढ़ने से। हम्म, फिर दूसरे तीसरे बार में तो फिर लगता है कि हाँ, अब याद हो गया है, अब इसका क्वेश्चन अच्छे से बन गया। करेक्ट। तो मतलब ये तो सब लोग करते हैं। मतलब जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन करते हुए लर्निंग करना और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और उसके साथ कंटिन्यूअसली उसका रिवीजन करना। तो शॉर्ट नोट्स से आपका जल्दी रिवीजन हो जाता है, कम टाइम में होता है, और खुद के नोट्स होते तो ज़्यादा समझ में आते। तो आप सब भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए, टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिए, टॉपिक को थोड़ा टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में, या जो आपके फ्लो चार्ट से उसके फॉर्म में लिखिए। जैसे अखिला पहले ही बोल रही थी कि माइंड मैप्स हमने सीखे थे, कि माइंड मैप्स प्रिपेयर करना, जिससे टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, तो जिससे आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता है। और अखिला, आपने बोला कि आपका एप्टीट्यूड को आपका ज्यादा टाइम लगा था, तो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आपने कैसे किया था? सर आईएफएस से ही किया था सर। अच्छा। पर्टिकुलरली अलग से एक पेज भी बना दिए आईएफएस एप्टीट्यूड करके। हम्म। उसमें भी टाइम टू टाइम अपलोड होता था एप्टीट्यूड हाँ। के लेक्चर्स। हम्म। तो काफी हेल्प हुआ था उससे। यस। तो और उसी से पढ़ा था क्या आप एप्टीट्यूड डेली थोड़ा थोड़ा करते थे? सर। डेली तो नहीं, हम्म। लेकिन हाँ, थोड़े थोड़े टाइम पे करती अच्छा, रहती थी रिवीजन। और रिवाइज करती थी। हाँ, हम्म। क्वेश्चंस करती यस, थी, क्योंकि क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे करती थी। क्वेश्चन सॉल्व किए। वैसे 15 में से आपने 13 क्वेश्चंस को टारगेट किया,
मतलब आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है मतलब, तो मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता? नहीं नहीं लगता? आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं फिर भी मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता? बाकी सारे स्टूडेंट तो डरे हुए, मैथमेटिक्स का नाम आता है तो भाग जाते हैं सारे। तो हाँ? उतना टफ क्वेश्चंस हम लोग के लाइफ साइंस के एप्टीट्यूड में नहीं आता है जितना मैंने देखा है। लॉजिकल आता है, तो थोड़ा एनालाइजिंग आता है। लॉजिक। करेक्ट। यस सर। हाँ, तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मुझे एक बात सीखने को मिला अकेला, कि पहले से डर के नहीं रखना है कि आगे क्या होगा, रेडी रहो। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते, एंड ये छोटे छोटे लॉजिक्स के क्वेश्चन है, आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी चलते। हाँ, कि यस इस सर। डायग्राम में देखो क्या है, इस डायग्राम में हिडन क्या है देखो। हाँ, कुछ पजल्स के क्वेश्चंस होते, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पाई होते, चार्ट्स होते हैं। स्पीड्स के होते, टाइम के होते, पाई चार्ट्स होते। और ये तो जनरल क्वेश्चन है जो हमने 10th में 12th में भी किए। करेक्ट। तो इसलिए फिर ये बहुत अच्छी बात है कि जस्ट आप प्रिपेयर करो, आपको सब सिंपल लग जाएगा। एक्चुअल में प्रिपरेशन करने की देरी है। करेक्ट। एंड ऐसा कहते हैं ना अकेला कि आपकी सफलता आपसे ही शुरू हो जाती है, बस आप रेडी तो हो जाओ कि आप करना चाहते हो। करेक्ट। और यस ऐसा सर। भी कहते हैं कि आधी लड़ाई हम तभी जीत जाते हैं जब आप सेल्फ बिलीव करते हो, कि आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हो कि मेरा तो होने ही वाला है सिलेक्शन, और मैं कैसे भी करके इस बार के एग्जाम में बहुत अच्छा सिलेक्शन लाऊंगा। तो अगर ये स्टूडेंट अगर कॉन्फिडेंटली बोल रहा है ना, तो उसका 100% सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ जो मोटिवेशन है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत है, एंड वही होता है जो पॉजिटिविटी अंदर की होती है वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होती है। करेक्ट। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ बिलीव कीजिए, खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखिए, और जितना आप बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट तो इजीली आपके पास आ ही जाएगा। वैसे अकेला बहुत बार हम डिस्कस करते हैं कि बहुत बार प्रिपरेशन करते टाइम पे, जब हम प्रिपेयर कर रहे, जैसे हम नोट्स बनाते, तो नोट्स बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो क्या आपको भी नोट्स बनाने में टाइम लगा था क्या? सर लगता तो है लेकिन वर्थ इट है। वो उसको हाँ। बनाने के बाद आप फिर से पढ़ते हो, फिर वो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, फिर से करेक्ट। आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। हम्म। आपको उससे फिर हेल्प हो जाता है, तो फिर इम्पोर्टेंट है यस, कि तो एक नोट्स तो बनाना है। आपको हमेशा ही वो नोट्स काम आते। यस सर। दूसरा, आपको बार बार वीडियो पे जाना नहीं पड़ता, आप कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो नोट्स को। यस सर। और आपने नोट्स बनाए तो आपको अच्छे समझ में आते, जल्दी समझ में आते। तो आपको मतलब एक तो पता चल जाता है कि अब ये मेरे नोट्स बने ना, आदि तो फिर आपका क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस वहां से आ जाता है कि मेरे पास नोट्स है, मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ। करेक्ट। मतलब कभी भी आपको टॉपिक रिवाइज करना है तो नोट्स होने चाहिए। तो मैंने ये देखा है अकेला कि जिन स्टूडेंट ने नोट्स बनाए हुए ना, वो एकदम फ्री हो जाते हैं अंदर से कि अब कोई टेंशन नहीं है, अब तो मैं कभी भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। यस करेक्ट। सर। और एक कॉन्फिडेंस वहां से आता है कि मेरे पास नोट्स है। एंड दूसरा, ये भी याद रखिए कि जब आपने नोट्स से पढ़ा हो ना, तो एग्जाम में कहां पे भी क्वेश्चन आए, आपको नोट्स याद आते कि मैंने कहां पे लिखा हुआ है, और वो कौन से कलर के पेन से लिखा हुआ है, और वो बोल्ड किया है, यस। हाईलाइट किया, सब याद आता है। क्यों? क्योंकि वो आपने लिखा हुआ है। करेक्ट। तो यस सर। हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नोट्स से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए और नोट्स को रिवाइज करना चाहिए। करेक्ट। तो अकेला ये आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है वो हम सब स्टूडेंट और हमारे सारे स्टूडेंट को आपने बताया, जो उनको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। तो स्टार्ट करें रैपिड फायर जी राउंड। सर। ओके। तो ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, और आपको पॉइंटेड आंसर देना है, जल्दी देना है आंसर। हाँ। जी सर। यस। तो सपोज आप लाइफ साइंस में 13 यूनिट से और एप्टीट्यूड है, सबसे फेवरेट यूनिट आपका कौन सा है? सर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। और उसका कोई स्पेशल रीजन? तो मतलब जब से पढ़ती थी एमएससी टाइम से जेनेटिक्स बहुत अच्छा लगता था, तो मैं चालू भी उसी यूनिट से की थी। वाह, तो मतलब वो आपका सबसे फेवरेट यूनिट है? फेवरेट हाँ, यूनिट। मतलब जेनेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, उसमें पढ़ना नहीं पड़ता, यस। बस एंजॉय करना है, देखना है। हाँ। करेक्ट। यस सर। बहुत कम पढ़ना पड़ता है, थियरी तो है ही नहीं, सारे लॉजिकल यस पॉइंट्स सर। है। करेक्ट। लॉजिकल है। हाँ, तो इसलिए, और स्कोरिंग यूनिट है,
क्योंकि जेनेटिक्स से अच्छा। सारे क्वेश्चंस को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि सारे सिंपल है, बस आपको जेनेटिक्स समझ में आनी चाहिए और कैलकुलेशन भी इतने नहीं है। और यस सर। सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सी लगती है? यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ओके। और मेथड्स इन बायोलॉजी? मेथड्स भी बहुत सारे हैं, हाँ याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था। हाँ, डिफिकल्ट हाँ, लगता है थोड़ा सा। एनिमल बिहेवियर भी थोड़ा सा है कि वो बिल्कुल मेरे हम्म टॉपिक से अलग है, तो वो भी थोड़ा सा। तो लगता है थोड़ा सा। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन से डर लगता है? नहीं सर, नहीं लगता? अच्छा लगता है सॉल्व अच्छा, तो सॉल्व करना। करना आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है ना। फर्स्ट टाइम मुझे कोई ऐसा मिला है कि जो बोल रहा है कि सर एनएटी से, नेट से डर नहीं लगता है। मतलब एप्टीट्यूड के भी इतने अच्छे क्वेश्चन किए, और बाकी के जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस से ये कॉन्फिडेंस आता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और जैसे अगर हम लाइफ साइंस में देखें, तो लाइफ साइंस में जनरली हम ये देखते हैं कि जब भी हम प्रिपरेशन करते, तो प्रिपरेशन करते वक्त आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये तीनों पार्ट होते। एग्जाम में सबसे पहले पार्ट आप कौन सा करते? तो मैं एप्टीट्यूड से ही चालू करती थी। हाँ, तो फिर फर्स्ट एप्टीट्यूड पार्ट, के बाद यस, पार्ट फर्स्ट ए, पार्ट, और उसके बाद। पार्ट ए, पार्ट सी, फिर लास्ट पार्ट तो सी। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है सीएसआर, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी से? एप्टीट्यूड ही होगा मतलब। हाँ नहीं सर, एप्टीट्यूड तो नहीं था। हाँ, फेवरेट मैं बोल सकती हूँ पार्ट सी है। अच्छा, पार्ट सी भले है। लॉन्ग ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन हाँ उसमें क्वेश्चंस ठीक आते हैं। बी बहुत खतरनाक, एकदम डरावना, बी एकदम बहुत डेंजरस है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। बहुत यस डिफिकल्ट। सर, हाँ, बहुत क्योंकि डेंजरस। इंफॉर्मेटिव होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो उसको टाइम लगता है। यस करेक्ट। और ऐसे अगर सपोज हम देखें कि अभी सीएसआर एग्जाम को 2 महीने 60 डेज है, तो फाइनल आप अभी स्टूडेंट्स को फाइनली इस 60 डेज में क्या करना है और क्या नहीं करना है, फाइनल आप रिकॉल दे सकते हैं अकेला कि कैसे प्रिपरेशन करें और क्या नहीं करें स्ट्रिक्टली? हाँ, उनको बताना है कि कैसे डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। यस। सर, एक दिन पहले थोड़ा प्लान करना है कि हम्म कल क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और फिर यस। पढ़ने के बाद कैसे रिवीजन करना है, फिर उस हम्म प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना है। हम्म डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। हम्म थोड़ा 2 महीने ही है तो थोड़ा उसको साइड पे रख के फिर 2 महीने बाद चला लेंगे फोन, हाँ। सोशल मीडिया। हम्म और और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। हाँ। रिवीजन रिवीजन इज द की। रिवीजन यस हमेशा करते रहना है, जितना हो सके उतना। यस, तो ये बहुत अच्छे मतलब पॉइंट्स अकेला ने बताए, और ये सब आप नोट डाउन करके रखिए। देखिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना ये सबसे पहला पॉइंट बताया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टाइम बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिविजन्स को कंटिन्यूसली कीजिए, क्योंकि रिविजन्स इज द की ऑफ सक्सेस। पेशेंस, खुद पे पेशेंस रखने और मोटिवेट रखना है, रहना है हमेशा ही। अगर थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आए तो भी ज्यादा डरना नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल है, वो होता है। और उसके साथ हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहना है, डेली के डेली प्रैक्टिस करनी है। और जैसे अखिला ने जो पहला पॉइंट बताया, अगले दिन क्या करना है पहले से प्लान करके रखना, मतलब शेड्यूल बना के अच्छे से प्लान करके रिवीजन कीजिए, तो आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर हो गए। एंड इस सारे सेशन में हमने जितने भी डाउट्स और जितने भी क्वेश्चंस देखे, आप स्टूडेंट को बहुत सारे बेनिफिट होंगे इससे, और बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स भी जो है वो क्लियर हुए होंगे, आई होप। तो अकेला, हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड थैंक इतना यू सर। अच्छे से हम सबसे मतलब सारे स्ट्रेटेजीज को शेयर करने के लिए, इतने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड आई होप ये थैंक यू जो सारी इंफॉर्मेशन ये सारे स्टूडेंट को बहुत यूजफुल होगी, और सभी स्टूडेंट के, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के डाउट सारे क्लियर हुए होंगे। एंड सारे स्टूडेंट, आप भी जो भी आपको डाउट्स है वो डाउट्स इस कमेंट बॉक्स में वीडियो के पोस्ट कर सकते हैं। एज वेल एज ये सेशन कैसे लगा और इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला,
आपको क्या क्या बेनिफिशियल था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है अकेला कि आप इमोशन बैच में पढ़े हुए हो। मोस्ट ऑफ द सारा पढ़ाई आपने इमोशन बैच से किया है एंड इतना अच्छा आपने रिजल्ट लाया, इतना अच्छा आपका मतलब रैंक आया, तो इसलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, हार्टफुल थैंक्स टू आईएफएस फैमिली, उसके बिना नहीं हो पाता सर। यस, तो आईएफएस से तो सिलेक्शन पक्का है, बस डेडिकेशन के साथ आप प्रिपरेशन करते रहिए। यस, सो थैंक यू थैंक यू अकेला।